जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडियन हिस्ट्री की क्लास में, जिसमें कि हम लगातार लेक्चर्स ले रहे हैं। और इस लेक्चर्स में भी हम अगला जो टॉपिक है वो मराठा एम्पायर का ही लेंगे, जो कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का जो टॉपिक है उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें कि लगातार पिछली क्लासेस में हमने मराठा एम्पायर और मराठा एम्पायर पर किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार हुआ वहां तक हम इस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने शुरू से मराठा एम्पायर को यहाँ से लिया है, देन उसके बाद में हम यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन का जो विस्तार हुआ वहां तक हम पहुंचेंगे। तो मराठा एम्पायर चल रहा है, मराठा एम्पायर की नींव कैसे पड़ी, उसके बाद में आगे हम बढ़े तो मराठा एम्पायर का प्रशासन हमने इसमें समझा। फिर उसके बाद में हमने आगे बढ़े तो मराठा शासन में जो उत्तराधिकारी हुए उनकी जो सक्सेसर आए उन सभी के बारे में मैंने पिछली क्लासेस में आपको कंप्लीट जो लेसन था वो कंप्लीट मैंने यहाँ पर कम कर लिया, जिसमें कि मैंने सारी जितने भी सक्सेसर थे उन सभी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी। जिसमें कि शिवाजी की मृत्यु के बाद में जो उनके उत्तराधिकारी बने उनका जो पुत्र थे संभाजी, संभाजी के बाद में जो राजा राम जो कि एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर शासन करते हैं। उसके बाद में फिर छत्रपति साहू जी यहाँ पर शासन करते हैं। और छत्रपति साहू जी के शासन काल में जिस तरीके से ये उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य में यहाँ पर बंटवारा होता है, और यहाँ पर राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को दक्षिणी भाग का राज्य दिया जाता है, जिसकी राजधानी कोल्हापुर होती है। और वहां पर क्योंकि वो अवयस्क होता है, छोटी उम्र में रहता है, तो उनकी माता ताराबाई यहाँ पर एक संरक्षिका के रूप में शासन करती हैं और शासन को संभालती हैं। फिर उसके बाद में जब छत्रपति साहू जी की मृत्यु होती है, फिर उसके बाद में यहाँ पर राजा राम द्वितीय गद्दी पर संभालते हैं। तो वहां तक मैंने यहाँ पर ये सब जानकारी आपको दे दी थी। और पूरा सक्सेसर्स जो कि मराठा एम्पायर में छत्रपति शासन के समय में रहे उन सभी के बारे में मैंने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। और ये बताया था कि अगली क्लास में मैं आपको पेशवाओं का जो काल था, यानी कि पेशवाओं के अधिकार क्षेत्र में जब मराठा एम्पायर आया तो उसको मैं कंप्लीट करने के लिए कहा था। तो आज हम चलेंगे पेशवाओं के ऊपर, पूरी जानकारी देंगे। यानी कि जितने भी पेशवा जो कि अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख पद हुआ करता था, यानी कि वो प्रधानमंत्री का पद कहलाता था। तो हम अब पेशवाओं के बारे में इसमें कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि टॉपिक है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ और यहाँ पर मराठा एम्पायर पर ब्रिटिश साम्राज्य ने किस तरीके से अधिकार किया था। वहां तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पेशवाओं का जो काल था, पेशवाओं का जो समय रहा, पेशवा किस तरीके से मराठा एम्पायर की शक्ति के रूप में यहाँ पर आगे आए, वहां से हम इसको आज शुरू करने वाले हैं। तो आज तो आज का जो टॉपिक है वो है पेशवाओं का। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेशवा जो कि मराठा एम्पायर में जिनका की शासनकाल में पेशवाओं के अंडर में ये शासनकाल आया था और पेशवा यहाँ पर प्रमुख हो गए थे, तो वो सबसे पहले
जो पेशवा थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। अगर हम बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ का जो काल था वो 1713 से लेकर 1720 का माना जाता है। और ये बालाजी विश्वनाथ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने सबसे पहले पेशवाई का जो पद संभाला था ये छत्रपति साहू जी के शासन काल में संभाला था। छत्रपति साहू जी जब औरंगजेब की कैद से छूटे थे 1707 के बाद, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और वो कैद से रिहा होते हैं, देन उसके बाद में उनकी सहायता बालाजी विश्वनाथ जी करते हैं। जहाँ पे कि ताराबाई ताराबाई जो कि एक संरक्षिका थी शिवाजी द्वितीय, यहाँ पर जो शासन कर रहे थे शिवाजी द्वितीय जो कि अवयस्क था और उसके साथ में जो सत्ता को संभाली हुई थी। तो यहाँ पर एक सत्ता के अधिकार के लिए, मराठा सत्ता के अधिकार के लिए छत्रपति साहू जी यहाँ पर सतारा में जो एक छोटा सा युद्ध होता है जिसको कि खेड़ा का युद्ध कहा जाता है, उस खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ जो कि एक सेना नायक थे उस समय, उन्होंने छत्रपति साहू जी की मदद की थी 1708 में। और उस युद्ध में मदद से वहां पर छत्रपति साहू जी विजय हुए थे। देन उसके बाद में यहाँ पर 1708 में इनको सेना करते साहू जी ने, जब ये छत्रपति बनते हैं और मराठा एम्पायर के प्रमुख छत्रपति के रूप में जब ये सिंहासन पर बैठते हैं, तो 1708 में छत्रपति साहू जी बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ता के पद पर यहाँ पर नियुक्त करते हैं, जो कि 1708 की बात है। नोट कीजिएगा, ये जो था ये 1708 में इनको यहाँ पर सेनाकर्ता के पद पर नियुक्त किया जाता है, क्योंकि इन्होंने 1708 के खेड़ा के युद्ध में यहाँ पर जो ताराबाई और उसकी सेना को हराकर यहाँ पर सिंहासन पर बैठाया था, तो उसका यहाँ पर इनको पारितोषिक मिलता है और यहाँ पर ये सेनाकर्ता के पद पर आ जाते हैं बालाजी विश्वनाथ। फिर उसके बाद में आगे चलकर ये पेशवा के पद तक पहुंचते हैं और इनको पेशवा का पद साहू जी ने 1713 में इनको पेशवा बनाया था। 1713 में इनको पेशवा बना दिया गया और ये बहुत ही ज्यादा विलक्षण प्रतिभा के थे और इनके प्रतिभा के कारण ये जो पद था आगे जाकर ये इतने ज्यादा अपने आप को ताकतवर बना लेते हैं कि पेशवाओं का जो पद रहा वो बालाजी विश्वनाथ के बाद में इन्हीं के परिवार का वंशानुगत हो गया था। यानी कि इसके बाद में इन्हीं के परिवार के जो आगे के इनके उत्तराधिकारी रहे, इनके जो पुत्र रहे, पुत्र के बाद में उनके जो पुत्र रहे, वो आगे जाकर यहाँ पर पेशवा बनते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। बालाजी विश्वनाथ जो कि 1713 में यहाँ पर पेशवा का पद संभालते हैं। अगर हम पेशवा के पद की बात करें तो पेशवा का पद, इनका जो क्रम देखा जाए तो शिवाजी से अष्टप्रधान की जो मंत्रियों की परंपरा यहाँ पर चली, उसमें ये 7वें क्रम के थे, यानी कि 7वें नंबर के ये पेशवा बनते हैं। कौन? बालाजी विश्वनाथ। और जो कि अगर बालाजी विश्वनाथ के बारे में बात की जाए तो बालाजी विश्वनाथ जो कि यहाँ पर जात के ब्राह्मण थे, यानी कि ये ब्राह्मण वर्ग से आते थे और ये पेशवाओं का जो क्रम था उसमें ये 7वें पद पर थे, यानी कि 7वें नंबर के पेशवा के रूप में यहाँ पर बने थे, जो कि छत्रपति साहू जी के शासन काल में यहाँ पर ये पेशवा बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखी जाती है, ये जो जुल्फिकार खां जो कि मुगल एम्पायर के अंडर में थे, मुगल एम्पायर में थे, तो मुगल एम्पायर में उस समय औरंगजेब के बाद में जब मुगल एम्पायर का विघटन हुआ, उसका पतन हुआ, तब वहां पर बहादुर शाह प्रथम यहाँ पर शासक बनता है। जब बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है तो यहाँ पर जो मुगल शासन था वो कमजोर हुआ। देन उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने दक्षिण में जो जुल्फी अली खान वहां का जो शासक था, वहां का जो एक सेना नायक था, उससे दक्षिण में चोट भी वसूली थी इन्होंने और सरदेश मुखी भी यहाँ पर वसूलने का काम बालाजी विश्वनाथ ने किया था। अगर हम बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों के साथ में एक संधि भी की थी। वो संधि जिससे कि दिल्ली की संधि या फिर मुगल मराठा संधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि संधि मुगलों की तरफ से सैयद हुसैन अली और मराठाओं की तरफ से मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ में हुई थी। तो इस कारण से इसको बालाजी
सैयद हुसैन अली संधि के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी सैयद हुसैन संधि के नाम से भी जाना जाता है। हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ और इनका जो शासनकाल था ये 1713 में ये पेशवा बनते हैं और इनका जो शासनकाल था 1713 से लेके 1720 ईस्वी तक ये पेशवा रहते हैं। तो उनके बारे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। बालाजी विश्वनाथ जो कि ब्राह्मण वर्ग से आते थे और ये पेशवा में 8वें क्रम के पेशवा बने थे। ये 1708 में ये सेनाकर्ता के रूप में आते हैं। ये 1708 में 1708 ईस्वी में इनको सेनाकर्ता सेनाकर्ता का पद मिलता है इनको, जिसको कि वहां पे सेना करते के नाम से जानते हैं। इस पद को सेना करते बोलते थे ये। फिर उसके बाद में 1713 ईस्वी में ये पेशवा बनते हैं। ये इनको पेशवा बनाते हैं। छत्रपति साहू जी ने इनको पेशवा की पदवी दी थी, पेशवा इनको बनाया गया था और ये पेशवा के पद में ये 7वें क्रम के रहते हैं, यानी कि 7वें पेशवा, 7वें क्रम के पेशवा के रूप में यहाँ पर पद पर आते हैं। इससे पहले 6 पेशवा आ चुके थे जो कि छत्रपति शिवाजी से लेकर राजा राम और के समय तक थे। राजा राम जो कि उस समय प्रतिनिधि के रूप में रहे थे, तब तक यहाँ पर 6 पेशवा हो चुके थे जो 7वें क्रम थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण जो मैं आपको बताया कि इन्होंने यहाँ पर मुगलों के साथ में एक संधि भी की थी। मुगलों के साथ में, मुगलों से इन्होंने संधि की और ये जो संधि थी मुगलों ने यहाँ पर मराठा एम्पायर का जिस तरीके से विस्तार हो रहा था, जिस तरीके से पुनर्जागरण हो रहा था और एक शक्तिशाली एम्पायर के रूप में यहाँ पर आ रहा था और मुगलों का यहाँ पर पतन हो गया था। इस कारण से मुगलों ने यहाँ पर मजबूरी में यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ जी के साथ में ये संधि की, जिसको कि दिल्ली की संधि या मराठा संधि या फिर यहाँ पर दो तीन संधि के दो तीन नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एक तो यहाँ पर इसको दिल्ली संधि भी बोला जाता है, दिल्ली की संधि, या फिर इसको बोला जाता है मुगल मराठा संधि। मुगल मराठा संधि के रूप में भी इसको नाम से जाना जाता है। या फिर इनको जो पेशवा और उनकी तरफ से जो मुगल की तरफ से जिसने की संधि की थी, उन दोनों के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि है बालाजी सैयद हुसैन अली, यानी कि मुगलों की तरफ से सैयद हुसैन अली ने यहाँ पर संधि की थी। अगला नाम जो कि इसको बोलते हैं बालाजी सैयद हुसैन, सैयद हुसैन अली संधि के नाम से यह जाना जाता है। के नाम से भी इसको जानते हैं। अच्छा, ये जो संधि हुई थी, संधि का एकमात्र कारण ये था कि उस समय यहाँ का जो शासक था, अगर बात करें 1713 में मुगल जो शासक बना था, वो शासक कौन था उस समय 1713 में? यहाँ पर फर्रुख शायर यहाँ पर गद्दी पर बैठा था और 1713 से लेके 1720 के बीच में फर्रुख शायर यहाँ पर गद्दी पर रहता है। तो ये एक प्रमुख कारण यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर एकमात्र कारण था फर्रुख शायर को गद्दी से हटाना। और ये जो संधि हुई थी, ये संधि यहाँ पर मुगलों की ओर से सैयद हुसैन अली ने की थी और पेशवाओं की तरफ से बालाजी विश्वनाथ के बीच में होती है। और इसी ही संधि को यहाँ पर उस समय के जो अंग्रेजी एक अफसर था जिसका नाम था रिचर्ड टेम्पल ने इतिहास में ये लिखा है कि रिचर्ड टेम्पल के अनुसार इस संधि को मराठा का मेघना कार्टा कहा जाता है। ये जो संधि हुई थी, ये संधि का प्रमुख कारण था
फर्रुखशायर, जो कि 1713 में फर्रुखशायर यहाँ पर अपने जो उसका जो चाचा था, के चाचा की बात की जाए तो वो था जहांदर शाह। जहांदर शाह को यहाँ पर गद्दी से हटाने के बाद में जो कि सैयद बंधु, जो कि किंग मेकर के रूप में जाने जाते थे, उनके सहयोग से यहाँ पर जहांदर शाह को गद्दी से हटाता है और हटाने के बाद में उसकी हत्या करवा देता है। फिर ये गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ पर कारण यही था कि यहाँ पर फर्रुखशायर को यहाँ पर गद्दी से हटाना था और इस कारण से पेशवा जी बालाजी विश्वनाथ ने सैयद हुसैन अली के साथ में ये संधि की और इसी संधि को रिचर्ड टेम्पल ने इसको मराठा का मेघना कार्टा कहा है। तो अब इसके बाद में देखा जाए तो जब यहाँ पर फर्रुखशायर को गद्दी से हटा दिया जाता है तो इस गद्दी पे हटाने के लिए यहाँ पर जो संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो हस्ताक्षर किए थे रफी उद दरजात ने, जो कि उस समय यहाँ पर मुगल वंश का अगला शासक बनता है। यानी कि मुगल शासकों की तरफ से यहाँ पर मुगल रफी उद दरजात ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, जो कि आगे जाकर यहाँ पर मुगलों की तरफ से शासक बनता है। मुगल का अगला शासक नियुक्त होता है, जो कि फर्रुखशायर की को गद्दी से हटाने के बाद बनता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब अपन पीछे चलते हैं यहाँ पे, जिसमें कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 1719 की बात है। 1719 में यह फर्रुखशायर को गद्दी पर हटाया जाता है, यानी कि सैयद बंधुओं के साथ में, जिसमें कि सैयद बंधु जो थे सैयद हुसैन अली था। सैयद हुसैन अली के साथ में एक संधि होती है और एक प्रकार से वो किंग मेकर ही थे दोनों बंधु, सैयद बंधु। उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये संधि की और संधि के बाद में यहाँ पर जो अगला शासक बना मुगलों में वो बना था रफी उद दरात। तो रफी उद दरजात जिसको बोला जाता है, तो नाम यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे। तो वो अगला शासक मुगलों से कौन था? रफी उद दरजात, सॉरी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। रफी उद दरजात के नाम से जाना जाता है, दरजात। दरजात जो कि अगला शासक बनता है यहाँ पर, और उसने यहाँ पर शासन उसके उस शासक ने यहाँ पर इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और इसी संधि को यहाँ पर रिचर्ड टेम्पल ने क्या कहा है? मराठाओं का मेघना कार्टा कहा है। मराठा का मेघना कार्टा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से मराठाओं का जो एम्पायर का विस्तार था वो मुगलों तक पहुंच गया था और मुगलों से भी यहाँ पर सरदेश मुखी और चौथ वसूलने का यहाँ पर एक रास्ता बन गया था। अब इसके बाद में मुगलों से भी सरदेश मुखी और चौथ वसूलनी चालू कर दी गई थी। यहाँ पे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर जुल्फी अली खान के बाद में यहाँ पर दक्कन की चौथ भी वसूली थी और साथ में प्रदेश मुखी भी यहाँ पर वसूला था, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं कि चौथ क्या होती है। इससे पहली क्लास में चौथ वो थी जो कि उस समय की कृषि का 25% यानी कि चौथा हिस्सा था, वो कर के रूप में वसूला जाता था उन राज्यों से जिन राज्यों पर मराठाओं ने अधिकार किया है या फिर जीत हासिल की है। और स्वदेश मुखी जो कि कृषि का 10वां हिस्सा हुआ करता था, वो उन राज्यों से वसूला जाता था जो राज्य पहले से ही मराठा एम्पायर में थे, यानी कि उनके शासन में थे, जो कि उनके अंडर में थे, यानी कि जीते नहीं गए थे। वहां से 10% हिस्सा यहाँ पर कर के रूप में वसूला जाता था। यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपके क्लियर हो गए थे, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको बताया था पहले ही सरदेश मुखी और चौथ के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, अगले जो सेक्शन है उस पर अपन आगे बढ़ते हैं, जिसमें की है बाजीराव प्रथम। तो यहाँ पर 1720 में जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है, देन उसके बाद में उनका जो पुत्र था वो पुत्र था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम यहाँ पर पेशवा के पद पर आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ के बाद में पेशवाई का जो पद था वो वंशानुगत हो गया था। देन उसके बाद में यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद में उनका जो पुत्र था बाजीराव प्रथम, जो कि बड़ा पुत्र था, वो पुत्र यहाँ पर पेशवा के पद पर बैठता है, जो कि 1720 से लेकर 1740 तक 1720 से लेकर 1740 तक इस पद पर रहता है।
तो अगर हम बाजीराव प्रथम की बात करें तो बाजीराव प्रथम के समय में यहाँ पर मराठा शक्तियों का काफी ज्यादा विस्तार हुआ, यानी कि ये जो पेशवा थे बाजीराव प्रथम, इन्होंने मराठा एम्पायर को का विस्तार करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी, जो कि 20 वर्ष के दौरान, यानी कि 1720 से लेकर 1740 के बीच में इन्होंने अपनी सैनिक क्षमता का विस्तार किया और साथ ही साथ में पूरा का पूरा जो मराठा एम्पायर था उसको विस्तार करने में प्रमुख भूमिका बाजीराव प्रथम ने निभाई थी। इन्होंने यहाँ पर शिवाजी के बाद में यही जो व्यक्ति थे, पेशवा थे, जो कि गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे और गोरिल्ला युद्ध की नीति इन्होंने अपनाई थी। साथ ही साथ में इन्होंने सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की भी इन्होंने सहायता की थी और ये छत्रसाल की सहायता इन्होंने की थी 1728 में, यानी कि 1727 और 28 के बीच में, जब यहाँ पर मुगल जो सेना नायक था बंगस खां ने जब यहाँ पर जो चैतपुर पर जब आक्रमण किया तो उस समय यहाँ पर बाजीराव प्रथम ने इसकी छत्रसाल की सहायता की थी और इस सहायता में यहाँ पर जो भूमिका निभाई थी उनमें उसकी पुत्री जो कि मस्तानी थी उसकी भी भूमिका यहाँ पर देखने को मिलती है। मुगल साम्राज्य, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य को इन्होंने एक पुराना खोखला वृक्ष की संज्ञा दी थी। इन्होंने बाजीराव प्रथम ने इनको जो मुगल साम्राज्य है उसको एक पुराना खोखला वृक्ष की भी संज्ञा दी थी, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए तो 1737 में मुगल शाह जो बादशाह था उस समय वो था मोहम्मद शाह, जिसको कि मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय यहाँ पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण को दिल्ली पर आक्रमण करने वाले ये पहले पेशवा कहलाते हैं, यानी कि इस समय इन्होंने 3 दिन तक दिल्ली जो दिल्ली क्षेत्र था, दिल्ली राजधानी थी मुगलों की, उसको घेर के रखा था और यहाँ पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कैद करके रखा था, पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलने दिया था और उनकी रसद रोक दी थी। उसके बाद में वो वहां से वापस लौट आते हैं, यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे बाजीराव प्रथम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उनको ये बता दिया था कि मराठा अब किसी से कम नहीं है, अब आप हमारे अंडर में ही रूल करेंगे। इस तरीके से वो 3 दिन तक उनकी रसद रोककर बाहर किलेबंदी करके बैठे रहते हैं और वहां से वो वापस लौटते हैं। तो इस प्रकार से ये उनकी जीत का एक प्रतीक माना जाता है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो अगर बात की जाए तो 1737 तक जब बाजीराव प्रथम यहाँ पर मराठा पेशवा थे उस समय इनका जो शासन का विस्तार था वो अटक से लेकर कटक तक माना जाता था, यानी कि अटक उत्तर प्रदेश और कटक यानी कि उड़ीसा में जो कटक है कृष्णा नदी के तट तक मराठा एम्पायर का ये विस्तार किया था, जो कि बाजीराव प्रथम के समय में हुआ था। अब हम बाजीराव प्रथम को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, क्योंकि बाजीराव प्रथम के समय में बाजीराव प्रथम जब पेशवा थे उन्होंने बहुत से ऐसे युद्ध लड़े थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर अपन हेडिंग डाल लेते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम और इनका जो शासनकाल था ये अपने पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद में 1720 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं और ये 1740 तक मराठा पेशवा की गद्दी पर रहते हैं। और इस समय मराठा शक्ति का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विस्तार हुआ था इनकी पेशवाई में, जो कि मुगल साम्राज्य की जो तत्कालीन स्थिति थी उसमें बाजीराव ने ये कहा था कि हम इस जर्जर वृक्ष की तने पर प्रहार करना चाहिए जिससे कि शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। ये इनका एक प्रमुख कोटेशन है, इसको याद रखिएगा। क्या कहा था? बाजीराव ने कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए जिससे कि शाखाएं इसकी स्वयं ही गिर जाएंगी, ठीक है ना। और उसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पर एक युद्ध हुआ था जो कि इनके पेशवा के बनने के 4 वर्ष बाद देखने को मिलता है, जिसको कि शकर खेड़ा का युद्ध या फिर शंकर खेड़ा का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1724 में हुआ था।
1724 ईस्वी में यहाँ पर शंकरखेड़ा का युद्ध देखने को मिलता है। शंकरखेड़ा का युद्ध हुआ ये, और इस युद्ध में यहाँ पर ये युद्ध कहाँ हुआ था? ये हुआ था मध्य प्रांत के नीचे वाला जो क्षेत्र था, जिसको कि बराड़ कहा जाता था। बराड़ का जो क्षेत्र था, जो साम्राज्य था, वहां पर ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो बाजीराव प्रथम ने दक्कन के आसिफ जहां निजामुल मुल्क की मदद से यहाँ पर मुगल के साथ में ये युद्ध होता है। यानी कि यहाँ पर जो मदद की थी वो किसने की थी? वो उस समय के जो निजाम थे, जिन्होंने यहाँ पर निजाम शासन की नींव रखी थी, आसिफ जहां निजामुल मुल्क, उन्होंने इसकी बाजीराव प्रथम की मदद की थी। यानी कि यहाँ पे मदद के लिए बाजीराव प्रथम के साथ में जो मदद की थी वो किसने की थी? बाजीराव प्रथम के साथ में मदद किसने की थी? वो की थी निजामुल मुल्क ने। निजामुल मुल्क ने यहाँ पर मदद की थी। निजामुल मुल्क ने यहाँ पर मदद की थी, और इनकी मदद से मुगल शासक यानी कि मुगलों को हराया था। इसमें मुगलों के सूबेदार जो कि कौन था? मुबारिज खां। मुबारिज खां यहाँ पर सेना नायक के रूप में युद्ध किया था उसने, और उसमें ये पराजित हुआ था। यानी कि यहाँ पर मुगलों की तरफ से कौन लड़ा था? मुगलों की तरफ से तो जो था वो था मुबारिज खां। ये सरदार था यहाँ का। और यहाँ पर हार होती है किसकी? मुगलों की यहाँ पर हार होती है, उनको पराजित किया जाता है। याद रखिएगा, ये पहला युद्ध था जो कि 1724 में हुआ था। फिर उसके बाद में अगला युद्ध याद कीजिएगा, वो है अगला युद्ध जिसको कि पालखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। एक एक करके मैं बताऊंगा यहाँ पर, जो कि 1728 में ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, जिसको कि पालखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। ये सारे युद्ध बाजीराव प्रथम के द्वारा लड़े गए थे। बाजीराव प्रथम का जो काल है वो 1720 से लेकर 1740 का समय है। और ये पालखेड़ा का युद्ध जो हुआ था 1728 में मार्च के महीने में ये युद्ध हुआ था। और इसमें बाजीराव ने आसिफ जहां निजामुल मुल्क को हराया था। यानी कि इसके बाद में 4 वर्ष के बाद में यहाँ पर निजाम शासक आसिफ जहां निजामुल मुल्क को यहाँ पर पराजित होना पड़ता है। देखिए, ये युद्ध जो होता है ये निजाम के साथ में होता है, निजाम शासक के साथ में होता है। और निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें कि निजाम की क्या होती है? हार हो जाती है। यहाँ पर हार जाता है। और इस युद्ध में हारने के बाद में निजाम शासक ने एक संधि की थी, जिसको कि मुंशी सेगांव की संधि कहा जाता है। एक संधि हुई थी यहाँ पर, जो संधि थी कहाँ, क्या नोट कीजिएगा? मुंशी सेगांव की संधि हुई। यहाँ पर एक एक संधि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मुंशी सेगांव की यहाँ पर संधि होती है। और इस संधि के साथ में यहाँ पर दक्कन, जो कि यहाँ पर निजाम का शासक था दक्कन, वहां पे मराठाओं का अधिकार हो जाता है, मराठाओं की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। तो ये जो सर्वोच्चता मिली थी ये बाजीराव प्रथम के समय में मिली थी, जो कि 1728 में मार्च में ये पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनका जो युद्ध का जो एक कूच था वो लगातार बढ़ता रहा, और लगभग इन्होंने 40 युद्ध लड़े थे, जिसमें कि मैं प्रमुख युद्ध यहाँ पर आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। अगला जो युद्ध है वो है यहाँ पर अमझरा का युद्ध। अमझरा या फिर अमझेरा का युद्ध बोलते हैं, जो कि 1728 में ही लड़ा गया था। ये तो भी लोग नोट कीजिएगा, अमझेरा का ये युद्ध है। और ये युद्ध 1728 में ही लड़ा गया था, जो कि नवंबर माह में ये युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध मालवा सूबेदार गिरधर बहादुर और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच में हुआ था। यानी कि यहाँ पर अब ये आगे बढ़ते हैं। दक्कन में तो इन्होंने सर्वोच्चता प्राप्त कर ली थी। उसके बाद में ये उत्तर की तरफ में मालवा पर अधिकार करने के लिए
बाजीराव प्रथम आगे की तरफ में कूच करते हैं और उत्तर में ये मालवा के सूबेदार गिरधर बहादुर के साथ में ये युद्ध होता है, यानी कि मालवा, नोट कीजिएगा, मालवा और यहाँ पर मराठाओं के साथ में ये युद्ध हुआ और मराठा यहाँ पर विजय हुए और मराठा की तरफ से यहाँ पर मालवा की तरफ से यहाँ पर गिरधर बहादुर और मराठा की तरफ से बाजीराव बाजीराव तो फर्स्ट का ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो मालवा शासक थे उनके साथ में यहाँ पर मुगल सेना भी थी, मुगल सेना ने भी यहाँ पर साथ दिया था, यानी कि एक प्रकार से ये एक संयुक्त युद्ध लड़ा गया था जिसमें कि मुगल सूबेदार सवाई जयसिंह ने भी हिस्सा लिया था और मोहम्मद बंगस खां भी, जो कि मालवा सूबेदार गिरधर बहादुर के साथ में युद्ध लड़ रहा था। तो यहाँ पर ये युद्ध इतना ज्यादा घनघोर हुआ था कि इसमें कहीं ना कहीं पर जो मुगल साम्राज्य था उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और गिरधर बहादुर यहाँ पर मराठा पेशवा बाजीराव के साथ में जब युद्ध लड़ता है तो युद्ध लड़ते टाइम इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर ये मारा जाता है। और उस समय यहाँ पर मराठा सरदार था जिसका नाम था उदाजी पवार और उस समय मल्हारराव होलकर, ये भी उस समय बाजीराव प्रथम के साथ में इस युद्ध में शामिल हुए थे। और जब ये युद्ध में शामिल हुए तो उनकी सेना के साथ में जब मुगल सेना और साथ में बंगस खां की पूरी टुकड़ी और गिरधर बहादुर की पूरी जो सेना थी ये आपस में जब टकराती है तो मराठा सरदार की जो सेना थी जिसमें कि उदाजी पवार, मल्हारराव होलकर थे, इनको रोकने में यहाँ पर मराठा और मुगल और मालवा शासक असमर्थ रहे और यहाँ पर उनकी हार होती है, यानी कि बाजीराव ने मालवा सूबेदार गिरधर राय बहादुर को यहाँ पर पराजित किया और पराजित होने के बाद में यहाँ पर गिरधर बहादुर इस युद्ध में मारा जाता है और यहाँ पर मराठाओं की जीत होती है। तो यहाँ पर इसकी यहाँ पर क्या होती है, हार हो जाती है या हार जाता है और हारने के बाद में यहाँ पर ये इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में यहाँ पर मराठाओं का मालवा पर अधिकार हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये युद्ध काफी समय तक चलता है, यानी कि 1728 से ये युद्ध चलता है और युद्ध का परिणाम जो आगे आके मिलता है ये 1735 तक यहाँ पर मालवा जो था, जो मुगलों की सत्ता थी यहाँ पे, वो मुगलों की सत्ता यहाँ पर समाप्त होती है और बाजीराव प्रथम के समय में 1735 तक ये जो मालवा क्षेत्र था ये मालवा पर मराठाओं का अधिकार हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इससे पहले मुगलों का जो अधिकार था, मुगलों की सत्ता यहाँ पर समाप्त हो जाती है और मराठाओं का अधिकार यहाँ पर हो जाता है। ये क्लियर हो गया। ये कौन सा युद्ध था, ये था अमझरा का युद्ध, अमझरा जो कि मालवा पर यहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था, मालवा पे अधिकार के लिए युद्ध लड़ा था बाजीराव प्रथम ने। अब हम चलते हैं, अगला महत्वपूर्ण युद्ध था वो था बुंदेलखंड की विजय, यानी कि बुंदेलखंड में यहाँ पे की ये युद्ध बंगस खां की सेना थी जो कि मुगल सेना नायक था बंगस खान की सेना और यहाँ पर बुंदेलखंड में जैतपुर जो कि आज के समय का छतरपुर के नाम से जाना जाता है, वहां पर ये लड़ाई लड़ी गई थी और वहां पर पेशवा बाजीराव ने छतरपुर के जो शासक थे, बुंदेलखंड शासक छत्रसाल की मदद की थी। इसको हम यहाँ पर समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये युद्ध जो लड़ा गया था ये युद्ध भी 1728 का, यानी कि ये जो विजय का जो एक शुरुआत थी, यहाँ पर युद्ध की शुरुआत लगातार 1724 से हुई। 1724, 1728 में लगातार इन्होंने एक के बाद में एक युद्ध अभियान छेड़ रखे थे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। तो अगला युद्ध जो है वो है बुंदेलखंड का युद्ध। बुंदेलखंड की विजय बोल सकते हैं, यहाँ पर युद्ध विजय अभियान था, ये इसको विजय अभियान के रूप में ही लेते हैं अपन। और बुंदेलखंड की जो विजय अभियान था ये भी 1728 का ही अभियान था। 1728 में ये अभियान शुरू हुआ था दिसंबर में। अगर दिसंबर की बात की जाए तो दिसंबर ही 1727, सॉरी यहाँ पे 1727 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 1728 में तो कंफ्यूजन में आ गया था। 1728
यहाँ पर ये लिख सकते हैं 1728 मार्च, 1728 मार्च लिख सकते हैं, क्योंकि ये मार्च में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो सॉरी 1727 1728 ये 1728 बोला था मैं, दिसंबर में हुआ था ये, और ये 1729 ईस्वी में मार्च में ये युद्ध लड़ा गया था। यानी कि अगर इसकी पूरी की पूरी एक कहानी समझे, इसकी पूरी भूमिका समझे, तो यहाँ पर ये जैतपुर की लड़ाई के रूप में जानी जाती है। जैतपुर जो कि वर्तमान में छतरपुर के नाम से जाना जाता है। महाराजा छत्रसाल के नाम पर इसका नाम बदल गया था। जब उनकी मृत्यु हो जाती तो उनके नाम पर इस जैतपुर का नाम छतरपुर, छत्रपुर यानी कि महाराजा छत्रसाल के नाम पर रख दिया जाता है। तो पहले इसका नाम था जैतपुर, और इसका ये जो लड़ाई थी ये जैतपुर की लड़ाई के नाम से जानी जाती है। यानी कि जैतपुर की लड़ाई पेशवा बाजीराव प्रथम के अधीन में यहाँ पर मराठा साम्राज्य के बीच में, जो कि मुगल शासक छत्रसाल बुंदेला की ओर से लड़ी गई थी। यानी कि छत्रसाल बुंदेला ने यहाँ पर बाजीराव प्रथम को यहाँ पर बुलाया था अपनी तरफ से मुगलों से युद्ध लड़ने के लिए। यानी कि उस समय मुगल सेनापति बंगस खां था। जो बंगस खां ने यहाँ पे दिसंबर 1928 में बुंदेलखंड राज्य पर क्या किया था, हमला कर दिया था। जब हमला किया था तो उस समय क्या ना, छत्रसाल जो कि वहां का राजा था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, लगभग 80 वर्ष की आयु उसकी हो चुकी थी। तो उस समय ये युद्ध करने में उतना ज्यादा सक्षम नहीं था, कमजोर हो चुका था, हड्डियां भी इसकी कमजोर हो गई थी। तो इस कारण से यहाँ पर मुगल सेना यहाँ पर भारी संख्या में होने के कारण इस बूढ़े छत्रसाल ने बाजीराव से सहायता की अपील की और कहा कि बाजीराव मेरी यहाँ पर आप मदद करें। तो यहाँ पर बाजीराव ने क्या किया था, लगभग 25,000 मराठा घुड़सवार और बुंदेला सेना, बुंदेला जो सैनिक थे, यानी कि यहाँ पे बुंदेलखंड के भी सैनिक थे, और यहाँ पे बाजीराव के 25,000 मराठा घुड़सवारों के साथ में बंगस खां के साथ में युद्ध किया, और उस युद्ध में बंगस खां को यहाँ पर हरा दिया गया। यानी कि यहाँ पे बंगस खां यहाँ पर हार गया था, और यहाँ पर एक संधि भी हुई थी। तो इसको अपन बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर अब समझने वाले हैं। तो यहाँ पर बात की जाए तो बुंदेलखंड में छत्रसाल ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध एक, यहाँ पर अगर इतिहास की बात किया है तो छत्रसाल ने किया था यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जो कि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद में यहाँ पर ये साम्राज्य की स्थापना छत्रसाल करता है। और जब छत्रसाल बूढ़ा हो जाता है, यानी कि एक उम्र हो जाती है, उसके बाद में दिसंबर 1728 में मोहम्मद बंगस खां के नेतृत्व में, किसके, मोहम्मद बंगस खां के नेतृत्व में 1728 में दिसंबर में मुगल की तरफ से बंगस खां बंगस खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने उस पर हमला कर दिया, और उसके किले और उसके पूरे परिवार को, जो कि छत्रसाल का किला था, और उसके पूरे परिवार को यहाँ पर घेर लेता है। हालांकि छत्रसाल ने यहाँ पर बार बार बाजीराव से यहाँ पर सहायता मांगी थी, लेकिन उस समय क्या ना, बाजीराव मालवा में युद्ध चल रहा था। मालवा में जो अमझेरे का युद्ध था वहां पर ये व्यस्त थे, और व्यस्तता के कारण यहाँ पर आने का उनको समय नहीं मिल रहा था। तो इस कारण से यहाँ पर बाजीराव को उन्होंने कई बार पत्र लिखे, और पत्र में उन्होंने एक ही शब्द लिखा था कि तुम्हें पता है कि मैं एक बहुत ही दुखद दुर्दशा में हूं, जिसमें कि एक उन्होंने पूरी एक एग्जाम्पल दिया था, एक एक उदाहरण दिया था, जिसमें कि कहा था कि जिस तरीके से मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने पर बूढ़ा हाथी की हालत होती है, मेरी बहादुर जाति विलुप्त, मतलब यहाँ पे विलुप्त होने की कगार पर है, तो आ जाओ और मेरी इज्जत यहाँ पे बचा लो हे बाजीराव। इस तरीके से उसने अपने एक पत्र में बाजीराव को लिखा था। तो इस कारण से यहाँ पर बाजीराव को ये पत्र मिलता है, और बाजीराव यहाँ से कूच करता है जैतपुर के लिए, बाजीराव प्रथम। और मार्च 1929 में ये जैतपुर पहुंचता है, और जैतपुर पहुंचने के बाद में बाजीराव की सेना ने बंगस खां को यहाँ पर घेर लिया, और उसकी पूरी की पूरी जो यहाँ पर आपूर्ति थी, यहाँ पर पूरा जो रसद पहुंचने का साधन थे, उस पूरे साधन को यहाँ पर बाजीराव काट देता है, और बंगस खां और बाजीराव के बीच में यहाँ पे एक जवाबी हमला होता है, जिसमें कि बंगस खां की जो सुरक्षा थी, वो सुरक्षा में यहाँ पर बाजीराव सेंध लगा देता है, और यहाँ पर
बंगस खां बहुत बुरी तरीके से घिर जाता है। और जब ये घिर जाता है और इसका पता जब बंगस खां के पुत्र को लगता है, बंगस खां का पुत्र कौन था? बंगस खां का पुत्र था कायम खान। कौन था? कायम खान, ये इसका पुत्र था कायम खान। कायम खान को जब इस के बारे में पता लगता है कि उसकी पिता की बहुत ही ज्यादा दुर्दशा हो चुकी है यहाँ पे कि जो बाजीराव प्रथम है इसने पूरी सेना को घेर लिया है, तो वो अपनी नई पूरी सेना के साथ में अपने पिता की मदद करने के लिए पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर उसको भी हार का सामना करना पड़ता है और एट द एंड बंगस खां को यहाँ पर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वो एक समझौता करता है। उस समझौते पर बंगस खां ने हस्ताक्षर किए और उसने ये कहा था कि मैं फिर कभी बुंदेलखंड पर हमला नहीं करूंगा। ये एक संधि होती है, एक यहाँ पर बंगस खां ने समझौते पर हस्ताक्षर किया और यहाँ पर जाने के लिए वो मजबूर हो गया था और उसके बाद इसने कहा था कि मैं फिर कभी बुंदेलखंड पर हमला नहीं करूंगा। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर बुंदेलखंड पर ये मिलती है किसको? बाजीराव प्रथम को। तो यहाँ पर जो विजय मिलती है उसके बाद में छत्रसाल ने बुंदेलखंड के शासक के रूप में यहाँ पर दोबारा से बहाल कर दिया गया था बाजीराव की तरफ से। और इसके एवज में बाजीराव को छत्रसाल ने एक बड़ी जागीर दी थी, जो कि यहाँ पर झांसी, झांसी के बाद में जो सागर का हिस्सा था और अन्य जो क्षेत्र थे उसकी पूरी जागीर यहाँ पर बाजीराव को दे दी थी, जो कि एक प्रकार से एक उपराज्य के रूप में यहाँ पर बाजीराव प्रथम को छत्रसाल के रूप में मिली। और साथ ही साथ में जो उनकी जो उपपत्नी थी रोहानी बाई नाम की एक उपपत्नी थी, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था मस्तानी। मस्तानी को भी यहाँ पर एक उपहार के रूप में बाजीराव को दिया था। तो यहाँ तक याद रखिएगा, मस्तानी का भी नाम बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि मस्तानी यहाँ पर एक प्रमुख भूमिका में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि रोहानी बाई जो कि छत्रसाल की उपपत्नी थी उसकी ये बेटी थी। तो यहाँ पर ये भी उपहार में मिलती है जब बुंदेलखंड को यहाँ पर दोबारा से जीत मिलती है बाजीराव प्रथम की मदद के बाद में, जिसमें कि बंगस खां बहुत बुरी तरीके से हारता है। और उसके बाद में यहाँ पर ज्यादा वर्ष तक छत्रसाल जीवित नहीं रहते हैं और यहाँ पर 1731 में छत्रसाल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इन्होंने अपने ज्यादातर जो क्षेत्र था जिसमें कि ऑलमोस्ट 30%, एक तिहाई हिस्सा जो था वो मराठाओं को सौंप दिया था यहाँ पर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये था बुंदेलखंड की विजय का अभियान जो कि था यहाँ पर बाजीराव प्रथम का। बाजीराव प्रथम के इसके बाद में अगला जो युद्ध अभियान चलता है वो दाभोई का युद्ध कहलाता है। ये सारे युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको करना जरूरी है। तो अगला युद्ध अपन देख लेते हैं फटाफट, वो है दाभोई का युद्ध। दाभोई का युद्ध जो होता है वो 1731 में यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि 1731 के अप्रैल के माह में हुआ है। अप्रैल में ये दाभोई का युद्ध हुआ है, जो कि बाजीराव प्रथम ने यहाँ पर त्र्यंबक राव को हराया था। त्र्यंबक राव ये वही था जो कि गुजरात प्रांत में था, ये यानी कि गुजरात का ये शासक था। यानी कि गुजरात प्रांत में पेशवाओं की राजनीति के हस्तक्षेप के कारण यहाँ पर जो गुजरात की चौथ वसूली का अधिकार था उसके कारण ये युद्ध लड़ा गया था। यानी कि यहाँ पर पेशवाओं ने यहाँ पर एक प्रकार से इंटरफेरेंस किया था गुजरात शासक जो कि त्र्यंबक राव था और वहां पर चौथ के लिए यहाँ पे मजबूर किया था, लेकिन चौथ यहाँ पर त्र्यंबक राव ने पेशवाओं को नहीं दी। इस कारण से युद्ध हुआ जिसको कि दभोई का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि दभोई में ये युद्ध हुआ था, दभोई या फिर दाभोई, दाभोई के नाम से भी जाना जाता है। दाभोई का युद्ध जो कि अप्रैल 1731 में लड़ा गया, ये गुजरात में चौथ वसूली के अधिकार के कारण लड़ा गया था, जिसमें कि खांडेराव दाभाड़े के समय में ये गुजरात में चौथ वसूलने का जो अधिकार था वो यहाँ पर दाभाड़े वंश के पास था। यानी कि जब खांडेराव दाभाड़े यहाँ पर गुजरात की का शासक था उस समय चौथ वसूलने का अधिकार दाभाड़े वंश के पास में था, जो कि आगे चलकर यहाँ पर 1738 के समय में गुजरात राज्य को ये मराठा राज्य में मिला लेते हैं और यहाँ पर जो दाभोड़े वंश है वो यहाँ पर हारते हैं। और ये जो 1738 में
ये पूरा का पूरा जो गुजरात राज्य था ये मराठा राज्य में मिल जाता है। ठीक है, तो 1738 में ये यहाँ पर गुजरात को पूरा मराठाओं के शासन में मिला लेते हैं, मराठा राज्य में भी मिला लिया जाता है। तो ये 1731 का दाभोई का युद्ध था। अगला जो युद्ध है वो है दिल्ली पर आक्रमण। दिल्ली पर आक्रमण होता है यहाँ पर अगला। अगर हम दिल्ली पे आक्रमण की बात करें तो दिल्ली पे जो आक्रमण हुआ ये 1737 में हुआ है। 1737 में ये आक्रमण होता है और 1737 में ये मार्च के माह में ये आक्रमण होता है, जो कि 3 दिन तक दिल्ली में रहने के पश्चात में पेशवा को मालवा की सूबेदारी यहाँ पर मिल गई थी। यानी कि यहाँ पर 3 दिन तक ये युद्ध हुआ और 3 दिन के बाद में मालवा की सूबेदारी इनके हाथ में लगती है और यहाँ पर 13 लाख वार्षिक धनराशि की अदायगी पर पेशवा यहाँ पर वापस लौटते हैं। यानी कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर पूरी दिल्ली को घेर लिया गया था और इस समय की बात है 1737 में, जिस समय की मोहम्मद शाह रंगीला जब दिल्ली का शासक बनता है तब दिल्ली को यहाँ पर बाजीराव प्रथम पूरा घेर के रखता है। 3 दिन तक पूरी दिल्ली को यहाँ पर घेराबंदी करने के बाद में यहाँ से वापस लौटता है और यहाँ से पेशवा को मालवा की सूबेदारी मिल जाती है और यहाँ पर वार्षिक जो एक धनराशि थी जिसमें कि 13 लाख रुपए यहाँ पर वार्षिक धनराशि की अदायगी का जो आश्वासन जब मुगलों के द्वारा मिल जाता है तब पेशवा यहाँ से वापस लौटता है। यहाँ पे 13 लाख रुपए की वार्षिक अदायगी मिलने लगती है मुगलों से, जो कि एक प्रकार से यहाँ पर चौथ के रूप में, यानी कि यहाँ पर चौथ वसूली, कर वसूली के रूप में हर साल मिलने के लिए आश्वासन मिल जाता है। इसको भी याद रखिएगा। तो ये युद्ध जो था ये दिल्ली का आक्रमण कहलाता है, जो कि 1737 की बात है। उसके बाद में आगे का जो युद्ध है वो है भोपाल का युद्ध। अगला युद्ध जिसको कि भोपाल का युद्ध कहा जाता है। भोपाल के युद्ध में ये युद्ध जो हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1739 में। 1739 ईस्वी में ये युद्ध आपको देखने को मिलेगा और 1739 से 1738 में, 1739 तो बहुत करीबी हो गया बिल्कुल, ये 1738 ईस्वी में ये युद्ध देखने को मिलता है, जो कि बाजीराव ने निजाम को यहाँ पर घेरा था। निजाम शासक यहाँ पे उस टाइम था और यहाँ पर संधि करने के लिए निजाम को विवश कर दिया था और यहाँ पर 1738 में दोरई सराय की संधि द्वारा ये संपूर्ण मालवा, नर्मदा से लेकर चंबल तक का जो क्षेत्र था वो मराठाओं ने हासिल कर लिया था। ये हुआ था किसके साथ में, ये निजाम को यहाँ पर घेरा था, भोपाल के निजाम, और निजाम को घेरने के बाद में यहाँ पर संधि हुई थी जिसको कि कहा जाता है तुरई की संधि, तुरई सराय की संधि यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, जिसको कि तुरई सराय की संधि के नाम से जाना जाता है। ये संधि हुई 1738 में और उसके बाद में यहाँ पर मालवा और नर्मदा से लेकर चंबल तक का क्षेत्र मराठाओं को मिल गया था। मराठाओं ने यहाँ पर ये क्षेत्र हासिल कर लिया था। उसके बाद में अगला जो युद्ध हुआ है वो 1739 का हुआ है, जिसमें कि वसीन और सालसेट का नाम आपने सुना होगा। वसीम की विजय, वसीम पर विजय, वसीम की विजय मिलती है इनको और जो कि होती है 1739 में। ये सारे युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है जो कि बाजीराव प्रथम के समय में लड़ा गया था और ये युद्ध जो हुआ था ये मराठाओं और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। याद रखना, इसमें पुर्तगाली, एक तरफ पुर्तगाली थे और दूसरी तरफ में मराठा थे और मराठा में बाजीराव प्रथम थे। तो यहाँ पर पुर्तगालियों की हार होती है और हार होने के बाद में यहाँ पर पुर्तगालियों से वसीम को और सालसेट जो कि इसके साथ में लगा हुआ क्षेत्र था, इसको बाजीराव प्रथम अपने अधिकार में ले लेता है। तो ये जो सारे युद्ध थे पूरे के पूरे 1720 से लेकर 1740 के समय में, जब बाजीराव प्रथम का जो समय था और जो उस समय के पेशवा थे उनके समय में ये लड़ा गया था और ये बाजीराव प्रथम जो कि एक
अजय योद्धा थे, यानी कि उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े उसमें उन्होंने विजय हासिल की थी, उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था। और 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1740 के बाद में यहाँ पर उनके पुत्र यहाँ पर गद्दी पर बैठते हैं, जो कि माधवराव बालाजी बाजीराव यहाँ पर गद्दी पर हैं, जो कि 1740 से लेकर 1761 तक यहाँ पर पेशवा के पद पर रहते हैं। तो हम अपन इसको भी समझेंगे इससे आगे, लेकिन इसके बीच में यहाँ पर बाजीराव प्रथम के समय में जो एक प्रमुख फैक्ट है, प्रमुख घटना है जो घटी थी, उसको भी बताना जरूरी है। देन उसके बाद में इस क्लास को यहीं पर, क्योंकि काफी ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो एक एक पॉइंट समझने में काफी लंबा लगेगा, 4-5 घंटे की क्लास हो सकती है। इस कारण से मैं एक एक पॉइंट समझ आ रहा हूँ। तो इस क्लास को अपन यहीं पे वाइंड अप करेंगे, एक छोटे से पॉइंट को यहाँ पर कंप्लीट करके। यहाँ पर 1732 में बाजीराव ने, जब यहाँ पर पूरे के पूरे मराठा एम्पायर का यहाँ पर विस्तार हो रहा था, काफी बड़ा क्षेत्र हो गया था, तो इस पूरे के पूरे मराठा एम्पायर के कुछ उपराज्य बनाए थे, कुछ यहाँ पर उपराज्य बनाए थे। और यहाँ पर ये उपराज्य का जो इकरारनामा था ये 1732 ईस्वी में हुआ था, यानी कि उपराज्य मराठा एम्पायर के उप राज्यों का गठन हुआ था। यहाँ पर उपराज्यों का यहाँ पर गठन होता है। यहाँ पर उपराज्यों का गठन होता है, यहाँ पे मराठा राज्य के 4 उपराज्य यहाँ पर गठन किए गए थे। तो एक जो राज्य था वो था ग्वालियर, दूसरा राज्य इंदौर, तीसरा राज्य बड़ौदा, चौथा राज्य नागपुर। ये 4 राज्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि बाजीराव प्रथम ने यहाँ पर अपने राज्यों का, राज्य के 4 नए उपराज्य बनाए थे। यहाँ पर सिंधिया, ग्वालियर में जो थे वो सिंधिया राजवंश, यानी कि यहाँ पे सिंधियाओं को यहाँ पे रखा गया था, सिंधिया। इंदौर की बात किया है तो इंदौर में होलकर, होलकर को यहाँ पे प्रतिनिधि बनाया गया था। बड़ौदा की बात किया है तो बड़ौदा में यहाँ पर गायकवाड़ प्रतिनिधि बने थे। और नागपुर की बात की जाए तो नागपुर में यहाँ पर भोसले, भोसले को यहाँ पर उपराज्य का यहाँ पर प्रमुख बनाया गया था। अगर सिंधिया की बात की जाए तो सिंधिया में यहाँ पर इस ग्वालियर उपराज्य की जो नींव डाली थी सिंधिया राजवंश के द्वारा, वो डाली थी राणोजी सिंधिया ने। किसने डाली थी? राणोजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया की तरफ। और होलकर की बात की जाए तो होलकर की उस समय जो नींव डाली थी वो मल्हार राव होलकर ने। किसने? मल्हार राव होलकर ने यहाँ पर ये प्रमुख शासक बने थे। और भोसलों की बात की जाए तो भोसले में यहाँ पर जो संबंध थे यहाँ पर इस क्षेत्र में वो थे साहू जी के संबंध, यानी कि यहाँ पर साहू जी को यहाँ पर इस क्षेत्र में रखा गया था, साहू जी से संबंधित था ये। साहू जी के जो संबंधी थे वो यहाँ पर शासन शासन करते थे। और उसके बाद में अगर गायकवाड़ की बात की जाए तो गायकवाड़ जो कि बड़ौदा, बड़ौदा राजवंश के थे, वहां पर पिलाजी गायकवाड़ कौन थे? यहाँ पर नाम नोट कीजिएगा, पिलाजी गायकवाड़। पिलाजी गायकवाड़ यहाँ पर इस उपराज्य के प्रमुख बनते हैं यहाँ पर। तो ये जो फैक्ट है इसको भी याद रखिएगा। 1732 में यहाँ पर चार चार नए उपराज्यों का गठन बाजीराव प्रथम के द्वारा किया जाता है। जब साम्राज्य का पूरा विस्तार हो जाता है, काफी बड़ा क्षेत्र हो जाता है, तो 4 नए उपराज्य यहाँ पर बाजीराव प्रथम के द्वारा गठित किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 और क्षेत्र थे जिसको कि सतारा कहा जाता है और पूना कहा जाता है। तो सतारा में छत्रपति और पूना में पेशवा थे। ठीक है ना? 2 पॉइंट और दिएगा यहाँ पर, एक है पूना
पूना जिसपे कि पेशवा राज करते थे, और एक था सतारा। पूना में पेशवा और सतारा में छत्रपति। छत्रपति को यहाँ पर का क्षेत्र था ये। तो ये 6 क्षेत्र थे जिसको कि आपको याद रखना है। ग्वालियर, इंदौर, बड़ौदा, बड़ौदा के बाद में नागपुर, फिर पूना और सतारा। पूना में पेशवा राज करते थे, पेशवाओं का शासन था यहाँ पर, पेशवा हैंडल करते थे। और सतारा में छत्रपति, जो कि यहाँ पर छत्रपतियों का ये पूरा क्षेत्र रहा था। तो ये 6 क्षेत्र थे यहाँ पर। तो इस क्लास को मैं यही खत्म करता हूँ, जिसको कि बाजीराव प्रथम तक का पूरा मैंने यहाँ पर जो पेशवा थे वो पूरा उनके प्रमुख युद्धों के बारे में जानकारी यहाँ पर दे दी है मैंने। अगली क्लास में अपन इसके बाद के जो पेशवा है, जो कि इनके पुत्र थे बालाजी बाजीराव, उसको यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद में बालाजी बाजीराव के बाद में जो अगले पेशवा आते हैं उसको भी यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक एक करके सारे जो पेशवा है उनको कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आपकी एक भी पॉइंट यहाँ पर छूटने नहीं चाहिए। इस क्लास को मैं यही खत्म करते हुए, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल रहा है, वहां से भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और साथ में इस क्लास को जितनी बार चाहे उतनी बार आप यहाँ पर देखकर इसका रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।